आज का टॉपिक है हमारे पास में दैट इज पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज पेनक्रियास। ठीक है जी। तो देखिएगा, हम इसके बारे में थोड़े बहुत चीज पहले भी बताए हैं कि हमने कहा था कि ये पर्टिकुलर एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है जो एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन फंक्शन दोनों तरह का आपके पास करते हुए नजर आएगा। बेसिकली एंडोडर्मली डिराइव्ड ये बेसिकली आपके पास ग्लैंड होती है। जो एक्सोक्रीन पोर्शन है वो 99% पार्ट है आपके पास इस पेनक्रियास का। तो हमने कहा था कि जो एक्सोक्रीन पार्ट है वो एसिनाइज सेल बनाते हैं और वही बेसिकली आपके पास एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ 1% हिस्सा आपके पास इस पर्टिकुलर ग्लैंड का, जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंन कहते हैं, वो बेसिकली आपके पास डिफरेंट तरह के आपको हार्मोन बनाते हुए नजर आएगा। तो इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंन में डिफरेंट तरह के आपके पास सेल हैं। अल्फा सेल है, बीटा सेल है, उसके बाद आपके पास डेल्टा सेल है या उसको गामा सेल भी कहते हैं, या एफ सेल है या पीपी सेल है। ठीक है। तो देखिएगा, ये जो अल्फा सेल्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली 25% हिस्सा आपके पास इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंन में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। और ये सबसे लार्जेस्ट सेल है पर्टिकुलर इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंन में, जो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम बेसिकली ग्लूकेगॉन कहते हैं। ठीक है। जो बीटा सेल्स हैं वो बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग सेल्स होते हैं, सेंट्रली प्रेजेंट आपको नजर आएंगे। ये 60 to 65% कंट्रीब्यूशन आपके पास इस पर्टिकुलर आइलेट ऑफ लैंगरहैंन में सेल्स की करते हैं। ये बेसिकली एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है जी। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन आपके पास बीटा सेल ने सिक्रीट किया। उसके बाद डेल्टा सेल या गामा सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो बेसिकली मिडल रीजन में प्रेजेंट है। 10% हिस्सा आइलेट ऑफ लैंगरहैंन का इन्हीं सेल से कंट्रीब्यूट होता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका नाम है सोमैटोस्टेटिन। ये बेसिकली जो आपके पास अल्फा और बीटा सेल्स की एक्टिविटीज होते हैं उनको रेगुलेट करने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। लास्ट सेल आते हैं जिनको हम एफ सेल या पीपी सेल के नाम से जानते हैं। ये ज्यादा बढ़िया सेल्स तो नहीं होते हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग भी नहीं होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करने में आपके पास में हेल्प करते हैं। आप यहाँ पर ये सारा का सारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ट्रांसफर सेक्शन में इन सबको देख भी सकते हैं। तो देखिएगा, ये आपके पास सभी के सभी जो सेल दिखाए हुए हैं, ये वाले जो सेल हैं ये हैं आपके पास पेनक्रियाटिक सेल, जो बेसिकली आपके पास एसिनाई सेल है। और यहां पर दिखाइएगा, ये जो आपके पास सेंट्रली ये रीजन यहां पर नजर आ रहा है, ये आपके पास आइलेट ऑफ लैंगरहैंन है। डिफरेंट तरह के सेल्स आपको इस पर्टिकुलर जगह पर नजर आएंगे। जैसे ये रहे आपके पास अल्फा सेल्स, ये वाले जो है आपके पास में अल्फा सेल हो गए, ये हो गए आपके पास में बीटा सेल्स। उसके बाद आपके पास बेसिकली ये रहे आपके पास डेल्टा सेल्स। तो ये सारे के सारे सेल्स आपको इस जगह पर नजर आएंगे जो आपके पास ट्रांसफर सेक्शन है। देखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एक तरह से आपके पास हेटेरोक्रीन टाइप का ग्लैंड है। हेटेरोक्रीन का मतलब एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दोनों फंक्शन करता है। एक्सोक्रीन फंक्शन करने के लिए एसिनाई सेल्स की जरूरत पड़ती है, और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंन है उसमें जो डिफरेंट तरह के आपके पास सेल्स हैं वो आपके पास हार्मोन बनाते हैं। इसीलिए बेसिकली ये आपके पास हेटेरोक्रीन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड के तौर के ऊपर देखा जाता है। तो देखिएगा, एक एक हार्मोन को हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला हार्मोन आती है जिसको कहते हैं इंसुलिन। वर्ड है जी इंसुलिन। देखिएगा, ये फर्स्ट प्रिपेयर्ड हार्मोन है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज पहले भी बताई थी जब हम एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किए थे, तो मैंने कहा था पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ उसका नाम सिक्रेटिन था, एंड द फर्स्ट हार्मोन दैट इज बीइंग आइसोलेटेड इज द इंसुलिन। तो इंसुलिन आपके पास पहला आइसोलेटेड हार्मोन है दैट इज बीइंग आइसोलेटेड बाय टू साइंटिस्ट, वन इज द बेंटिंग एंड सेकंड इज द बेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पहले पूछा गया है। उसके बाद इस इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बताया था एएफ सेंगर ने। उन्होंने बेसिकली जो काऊ की इंसुलिन थी उसको हमें स्टडी कर बताया था, और इस पर्टिकुलर इंसुलिन की जो टर्म है वो भी सेंगर ने ही बाद में कॉइन कर हमें दी थी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आइसोलेट किसने किया, तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, और जो इसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हमें बताया था एएफ सेंगर ने, और उन्होंने ही बेसिकली इस टर्म को भी हमें क्वाइन कर दिया था। क्लियर हो गया जी। देखिए, यहां पर जो मैं भी बता रहा था फर्स्ट आइसोलेशन के बारे में, तो यहां भी वो चीज लिखी हुई है। इट इज द बेसिकली द फर्स्ट प्रोटीन दैट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन अ लैब एंड क्रिस्टलाइज्ड। क्लियर हो गया जी। अब ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको पहले जो सिंथेसाइज किया गया उसको टी सैन के नाम से जानते हैं। टी सैन जो है वो बेसिकली आपके पास जिन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को हमें सिंथेसाइज कर दिया था। इस ह्यूमन इंसुलिन के अंदर आपके पास में पर्टिकुलर दो चेन्स होती हैं जिसमें टोटल मिलाकर आपके पास में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो दो चेन्स हैं आपके पास, एक अल्फा चेन है दूसरी बीटा चेन है। अल्फा चेन में आपके पास 21 अमाइनो एसिड मिलते हैं और बीटा चेन्स के अंदर आपके पास में 30 अमाइनो एसिड आपको मिलते हैं।
ये दोनों की दोनों चेन एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड लिंकेज। ये हम पहले भी जब हमने बायोटेक्नोलॉजी डिस्कशन की है तो भी हमने इसके बारे में बताया। एएफ सेंगर को इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए आपको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए चलना। अब चलिएगा इस पर्टिकुलर इंसुलिन हार्मोन के एक्शन क्या क्या आपको नजर आएंगे या फंक्शन क्या क्या नजर आएंगे। चलिए, तो दो तरह के बेसिक आपके पास यहां पर मेन एक्शंस नजर आते हैं। तो देखिएगा, एक्शन ऑन दी सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है जी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पर्टिकुलर परमिएबल जो है ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है ताकि ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री हो सके, और उस ग्लूकोज को अगर सेल के अंदर एंटर करना है तो उसकी एंट्री जो है बिना इंसुलिन हार्मोन के नहीं हो सकती है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देनी है, क्योंकि ग्लूकोज जब तक सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आपके पास में नहीं होगी। देखिए क्या लिखता है, एक्सेप्ट ब्रेन सेल आरबीसी रेटाइना इंसुलिन स्टिमुलेट द परमिबिलिटी एंड कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑल सोमैटिक सेल। सिर्फ ब्रेन सेल को छोड़कर, आरबीसी को छोड़कर और रेटिनल सेल को छोड़कर आपके पास में सेल परमिबिलिटी को बढ़ाने वाला ये पर्टिकुलर इंसुलिन है, ताकि ग्लूकोज सभी सेल के अंदर एंटर कर सके और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आराम से चल सके। इसके अलावा इस पर्टिकुलर जो हार्मोन का एक्शन है वो आपके पास मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल, फैट सबके ऊपर नजर आती है। तो देखिएगा सबसे पहले एक्शन ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। तो देखिएगा क्या लिखता है, इंसुलिन इनहिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिएगा कल हमने ये प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का बनना, मीन बाय नया ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज नहीं बना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को एग्जैक्टली में इनहिबिट करवाता है, मीन बाय ग्लूकोज की क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं होने देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, इट प्रमोट्स दी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर आपके पास अवेलेबल होगी उस ग्लूकोज को इकट्ठा कर कर आपके पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेगा, और उसी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन ग्लूकोज से होना, इस प्रोसेस को हम बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो दो ही मेन साइट हैं जहां पर आपके पास ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है। मेजर साइट है आपके पास में लीवर, और सेकेंडरी साइट है आपके पास में स्केलेटल मसल। तो लीवर और मसल के अंदर वो ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाएगी जब भी ग्लूकोज जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में है वो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। थर्ड चीज आप देखिएगा, इट एनहांसेस द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज कॉजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू फॉल। जो कि हमने यहां पर पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ये बढ़ाने वाला एक हार्मोन है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा और आपके पास ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को करवाने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इंसुलिन हार्मोन आपकी वर्क करेगी। यहां पर देखिएगा इनडायरेक्टली एक वर्ड लिखा हुआ है, इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलिसिस, क्योंकि अगर ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस को आपके पास इनहिबिट करेगा, मीन बाय ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगी। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन से आपके पास ग्लूकोज का बनना, तो इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन क्या कर रही है, इंसुलिन करती है आपके पास जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होती है उसको कम करने में हेल्प करती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज आपके पास ब्लड के अंदर अवेलेबल है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्लाइकोजन एंड गेटिंग स्टोर्ड इन अ लीवर और द स्केलेटल मसल। इसीलिए आपके पास में इस इंसुलिन हार्मोन को हम हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक का मतलब क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया इज दी आपके पास ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपके पास कम हो जाएगी। इंसुलिन आपके पास इसी वजह से आपके पास एक तरह से एनाबॉलिक हार्मोन है, ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, चलेगा। उसके बाद फैट के मेटाबॉलिज्म पर क्या इसने पर्टिकुलर इफेक्ट डाला, तो देखिए क्या लिखता है, इंसुलिन प्रमोट करती है लाइपोजेनेसिस एंड इनहिबिट दी लाइपोलिसिस। लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं होने देगी, लिपिड को इकट्ठा कर कर आपके पास स्टोर करने में कहीं ना कहीं इंसुलिन आपके पास हेल्प करती है। अब क्या लिखता है, due to the deficiency of the insulin, incomplete oxidation of food या fat will take place, which is the main cause of the ketoacidosis in the blood। देखिएगा, जब भी आपके पास इंसुलिन जो है वो आपके पास उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो जो फैट है उसकी ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो कीटोन बॉडीज की मात्रा जो है आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, और उसी को हम बेसिकली कीटोएसिडोसिस का नाम देते हैं। क्लियर हो गई जी वर्डिंग। उसके बाद जब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास इंसुलिन क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस को आपके पास प्रमोट करती है बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड इन द लीवर एंड द स्केलेटल मसल मेनली। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में भी आपके डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को आपके पास प्रमोट करने में ये इंसुलिन आपकी हेल्प करते हुए आपको नजर आएगी। तो ये सारे के सारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है।
ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, ये जो फैट वाला है ये आप थोड़ा पक्का से ध्यान रखिएगा कि लाइपोजेनेसिस को करवाने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है, ये लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं करवाती है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन की तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होती है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होती है। क्लियर हो गई जी। चलिएगा, अब बात आती है अगर मान लीजिए इस इंसुलिन की हाइपोसिक्रेशन हो जाए, बॉडी के अंदर कमी हो जाए, तो बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, परमेबिलिटी एंड द कंजम्पशन ऑफ द ग्लूकोज जो है वो आपके पास बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि सेल अगर परमेबल नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी काम करने के लिए। क्लियर हो गई जी। ग्लाइकोजेनेसिस डिक्रीज इन दी लीवर, सिंपल सी बात है जी, हाइपोसिक्रेशन हो गई तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होगा, और अगर वो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसका मतलब ब्लड के अंदर आपके पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और इसी ग्लूकोज का लेवल अगर आप ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया, एंड दिस हाइपरग्लाइसीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, एंड इट इज बेसिकली बीइंग टर्म्ड एज एन डिजीज दैट इज being termed as डायबिटीज मेलाइटिस, और इसको हम शुगर डिजीज के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे हम 14 नवंबर को हर ईयर मनाते हैं, ये आपको ध्यान देते हुए चलना। अब देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल हो जाती है, फिर भी नेचर कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं उस ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा ग्लूकोज जो है बॉडी वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवाने की कोशिश करती है। जब भी आपके पास पर्टिकुलर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है, और पर्टिकुलर जब ये ग्लूकोज यूरिन के अंदर लॉस होना शुरू हो जाता है तो इसको हम ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी हमने डिस्कशन में लाया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्लाइकोस्यूरिया होगा तो इसका मतलब है उस समय ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपके पास में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके पास में उससे ज्यादा हो चुका है। क्लियर हो गई जी। तो ब्लड आपके पास शुगर जो है जब भी 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 100 ml से ज्यादा हो जाती है तो वो आपके पास में यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गई जी। अब सेकंड नंबर, the amount of water increased in the urine, so interval of urination जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास बार बार यूरिनेशन पर्सन को जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया हमने डायबिटीज इंसिपिडस के केस में भी पढ़ा हुआ था, याद करिएगा, वहां पर भी हमने कहा था कि पर्टिकुलरली बार बार व्यक्ति जो है वो यूरिनेशन करने के लिए जाएगा और क्वांटिटी ऑफ यूरिनेशन जो है वो आपके पास कम होगी, क्योंकि आपके पास बार बार उसको जाना है और रिड्यूस्ड क्वांटिटी के अंदर वो बार बार यूरिन का लॉस करता रहता है या पानी का लॉस करता रहता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं पॉलीयूरिया हो जाएगी, बार बार वो यूरिनेशन जाएगा। तो वही स्टेज आपके पास यहां पर डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी आपको नजर आएगी। अब बार बार अगर पानी का बॉडी से लॉस होगा तो प्यास भी लगने वाली है। इसका मतलब जब भी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होगी यूरिन के थ्रू तो उस समय आपके पास पर्सन को बार बार प्यास लगने वाली है, जिसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज पॉलीडिप्सिया। उसके बाद तीसरी चीज है आपके पास पॉलीफेजिया, क्योंकि ग्लूकोज का बॉडी से लॉस हो गया, एनर्जी सोमेटिक सेल्स में आपके पास जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेसिव हंगर होगी, बार बार उसको खाना खाने की एक पर्टिकुलर आदत पड़ जाती है, जिसको हम वर्ड कहते हैं दैट इज पॉलीफेजिया। तो तीन इंपॉर्टेंट आपके पास क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से हम डायबिटीज मेलाइटिस को पता करते हैं दैट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। नॉर्मली पेशेंट ही आकर आपको खुद ही बता देगा कि मुझे बहुत ज्यादा यूरिनेशन आ रही है, बहुत ज्यादा मुझे प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा मुझे खाना खाने की हैबिट हो गई है। समझ लीजिए कि पहली स्टेज है आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस उसको हो चुकी है। क्लियर हो गई जी। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज कही थी कि जब भी आपके पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन फैट की होगी फैटी टिश्यूज के अंदर, तो आपके पास जो कीटोन बॉडीज और एसीटोन बॉडीज हैं वो आपके पास फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, एंड लीड टू अ कीटो एसिडोसिस इन दी ब्लड। क्लियर हो गई जी। अब इस कीटोन बॉडीज की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपके पास कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स को होती है। ब्रेन सेल्स आपके पास कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करते रहते हैं अगर वो एवरेज क्वांटिटी के अंदर आपके पास ब्लड के अंदर अवेलेबल हो। लेकिन अब देखिएगा क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आपके पास फैट की हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास ये कीटोन बॉडीज जरूरत से ज्यादा हो गई हैं, तो जरूरत से ज्यादा कीटोन बॉडीज जो है वो आपके पास ब्रेन सेल के पास पहुंच रही हैं और वो भी ब्रेन सेल को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा उसके बाद क्या लिखता है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कीटोएसिडोसिस, डिहाइड्रेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। कीटोएसिडोसिस समझ गए, कीटोन बॉडीज बढ़ गई, ब्रेन सेल आपके डैमेज होना शुरू हो गए,
डिहाइड्रेशन, आपके पास पानी की बॉडी के अंदर कमी हो गई है, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर आपके पास ग्लूकोज का लेवल आपके पास बढ़ गया हुआ है, इट मे कॉज डायबिटिक कोमा टू द पेशेंट, पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड सम टाइम दे कैन डाई। क्लियर हो गया जी? देखिएगा सिंपली लॉजिक है ना, आपके पास कीटोन बॉडीज, आपके पास कीटोएसिडोसिस हो रही है, कीटोन बॉडीज ब्रेन सेल को डैमेज कर रही हैं, डिहाइड्रेशन, पानी का लॉस हो रहा है बॉडी से, और शुगर जो है वो आपके पास वो ब्लड के अंदर बढ़ी हुई है। अब देखिएगा एकदम से ऐसे पर्सन जो है वो शॉक के अंदर चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको एक चीज हमेशा कही जाती है, वो ये है, क्योंकि देखिए हाइपरग्लाइसीमिया होने पर आपके पास ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, लेकिन सेलुलर जो आपके पास ग्लूकोज है वो ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को आपके पास कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हाइपोग्लाइसीमिया दैट इज अकरिंग इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, उसकी वजह से ही आपके पास डायबिटिक कोमा या वो डायबिटिक शॉक के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे पर्सन को जो आपके डॉक्टर्स होंगे वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कोई भी चॉकलेट साथ में रखिए, क्योंकि उस समय एकदम से आपको जब भूख लगेगी तो एनर्जी के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत कॉमनली चॉकलेट्स को रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो नॉर्मली ग्लूकोज से बहुत ज्यादा कंटेंट के साथ में भरी हुई होती है। क्लियर हो गया जी? अब इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी जो मैंने अभी अभी कही, देखिए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है जी, हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस, ये सभी की सभी चीजें आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस में आपको नजर आएंगी, और ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। क्लियर? अब देखिए क्या लिखता है, इंसुलिन हार्मोन इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन इन दिस डिजीज, insulin given orally is not effective because it is getting digested in the alimentary canal like a protein। देखिए क्यों? क्योंकि सिंपल लॉजिक है कि इंसुलिन एक बेसिकली प्रोटीनियस हार्मोन है। अब आप बेसिकली प्रोटीन को अगर एसिड के साथ में अगर कंबाइन कर दें तो प्रोटीन क्या कर जाती है? कोगुलेट कर जाती है। इंसुलिन हार्मोन भी एक प्रोटीनियस हार्मोन है। अगर ओरली इंटेक करोगे तो एलिमेंट्री कनाल में एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा और वो कोगुलेट कर जाएगी प्रोटीन, इसका मतलब उसका एक्शन नहीं होगा। इसीलिए इंसुलिन हार्मोन को पैरेंटली दिया जाता है। पैरेंटली मतलब बेसिकली आपके पास इंजेक्शंस की फॉर्म में आप बेसिकली इसको सब मस्कुलर या मसल के अंदर आप इसको बेसिकली इंजेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। क्लियर हो गया जी? अब क्या लिखता है, नाउअडेज ओरल इंसुलिन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है जी, ओरल इंसुलिन का भी आज की डेट में हमने यूज करना शुरू कर दिया है। तो दो तरह की आपके पास इंसुलिन जो ओरली यूज की जाती है, जो आपके पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा से जो आपके पास एसिड रिलीज होती है उसको रेजिस्ट कर लेती है। तो दो तरह की इंसुलिन है, एक आपके पास IZS और एक आपके पास PZI, दैट इज इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, एंड सेकंड इज द प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। अब ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में जो कोरोना के मरीज हैं उनको बेसिकली हमने जिंक एसिटेट नाम की एक पर्टिकुलर विटामिन जो है वो उनको देते हैं या मिनरल देते हैं। क्यों दे रहे हैं? देखिए हम ये सस्पेक्ट कर चलते हैं कि कहीं ना कहीं जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो सब लोगों को है, तो उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जिंक की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम जिंक उनको पर्टिकुलर बॉडी के अंदर देते हैं, ताकि इंसुलिन का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर कभी रिड्यूस ना हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देकर चलिए। अब बात आती है, अगर हाइपर सिक्रीशन इस इंसुलिन की होना शुरू हो जाए, तो हाइपर सिक्रीशन से अगर आपके पास में इंसुलिन अगर बढ़ना शुरू हो जाए, मीन बाय उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके बीटा सेल के द्वारा जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, तो ग्लूकोज जो है वो आपके पास ब्लड के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, विच विल लीड डाउन टू अ हाइपोग्लाइसीमिया। उल्टा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज हो गया, सेल को उतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा है कि वो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म कर पाए। जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज था वो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, जो नॉर्मल ग्लूकोज थी वो भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इसका मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, और इसी वजह से आपके पास पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला जाता है। सडनली इंसुलिन जरूरत से ज्यादा अगर बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए तो सडनली आपके पास ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। सेल उतनी एनर्जी आपको जनरेट कर नहीं दे पाएगा जितनी उसको जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आपके पास में नहीं हो पाएगी। तो देखिएगा यहां क्या लिखता है, hypoglycemia state, body cells take more and more glucose from the blood, so the need of glucose for the nervous system, retina of the eye, genital epithelium is not fulfilled. As a result of that, patient loses its reproductive power and sight due to excessive irritation in the brain cells. Patient feel exhausted, unconscious, cramps, and at last patient may die। देखिएगा कितनी बुरी स्टेट है ये भी,
कि जब भी आपके पास इंसुलिन जरूरत से ज्यादा आपके पास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो उस दौरान में भी आपके पास कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसनेस आ सकती है, पेशेंट जो है एग्जॉस्टेड फील कर सकता है, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट में डाई। क्लियर है जी, ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपके पास ब्लड सेल्स के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल होगी वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो आपके पास यूटिलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज थी वो सारी की सारी आपके पास ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दी गई। अब ग्लूकोज अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है, इसलिए सेल डेथ होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं और पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर चला जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिक शॉक कहते हैं। तो ये भी पक्का से ध्यान देते हुए चले। अब देखिए क्या लिखता है, एक वर्ड यूज किया है इसने, इंसुलिन शॉक है। देखिए क्या होता है, after physical exercise or fasting, if a diabetic patient takes an insulin injection, sugar level in the blood reduces quickly to the 40 milligram per 100 ml or the per deciliter. It is being termed as the insulin shock. Patient may be unconscious or may die. देखिएगा, जिन लोगों को मान लीजिए पर्टिकुलर उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो गया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज उतनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है जैसा आपके पास फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद होता है, जैसा फास्टिंग करने के बाद होता है, तो सेल को उतनी आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए ऐसे पर्सन जो है सडनली इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने पर होगा क्या, जो आपके पास ग्लूकोज थोड़ा बहुत ब्लड के अंदर अवेलेबल भी होगी वो भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर जाएगी और ग्लूकोज का लेवल आपके पास सडनली फॉल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आउट ऑफ सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं या पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलेगा। अब जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो भी हमने डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि डायबिटीज मेलाइटिस मेनली दो तरह की होती है। तो देखिएगा, दो तरह की डायबिटीज मेलाइटिस यहां पर मैं डिस्कशन में लाता हूं क्योंकि कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं फिर बता देता हूं। तो डायबिटीज मेलाइटिस दो तरह की है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड सेकंड इज द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। देखिएगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कह रहे हैं। ये आपके पास ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी एज आपके पास 40 से कम है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर बीटा सेल का कहीं ना कहीं इवेंचुअली लॉस हो चुका है, इसीलिए इंसुलिन बनना ही बिल्कुल आपके पास बंद हो गई है, सर्कुलेशन में इंसुलिन आपके पास अवेलेबल हो ही नहीं पा रही है। अब देखिए, इंसुलिन नहीं है क्योंकि बीटा सेल ही अवेलेबल नहीं है, तो बीटा सेल अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो ग्लूकोज का जो लेवल होगी या शुगर की लेवल जो होगी आपके पास ब्लड के अंदर वो जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और जरूरत से ज्यादा ब्लड के अंदर आपके पास में ग्लूकोज हो गई है तो बॉडी कोशिश करेगी ग्लूकोज को आपके पास यूरिन के थ्रू लॉस करवाने का, इसका मतलब ग्लाइकोस्यूरिया भी आपको यहां पर नजर आएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है तो फैट की ऑक्सीडेशन आपके पास नहीं होगी, कीटोन बॉडीज आपके पास बहुत ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, विच इज बेसिकली फेटल टू अ पर्टिकुलर ब्रेन। तो ब्रेन को भी आपके पास यहां पर डैमेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि कीटो एसिडोसिस जरूरत से ज्यादा यहां पर होना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर? अब दूसरी बात, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। देखिएगा, वर्ड यूज अपने आप में किया हुआ है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। देखिएगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब हुआ बीटा सेल अभी आपके पास पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बीटा सेल अभी भी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन आपको चाहिए वो उतनी क्वांटिटी में आपको बनाकर दे सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं या तो आपके पास बीटा सेल की डेथ हो चुकी है, या आपके पास जब आपकी बर्थ हुआ तो उसी दौरान में आपको नेचर ने वो सेल ही कम दिए थे, या पेनक्रियाटिक कोई डिफेक्ट आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो गए जैसे जैसे एज आपके पास बढ़ना शुरू हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने नॉर्मली ये चीज कही कि आपके पास बीटा सेल की कमी होना शुरू हो जाती है, तो जैसे जैसे एजिंग होती है उस दौरान में बीटा सेल की आपके पास कमी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये डिजीज 40 साल से जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आपको ये बहुत कॉमनली मिलती है, इसीलिए इसको बेसिकली मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। अब देखिएगा, यहां पर कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो है, लेकिन इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं है कि इट इज बिकमिंग फेटल टू अ ब्रेन और द बॉडी। ये पक्का से आपको ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर हो गई? अब देखिएगा, हमने एक डिजीज और पढ़ी थी डायबिटीज से रिलेटेड जिसको हमने डायबिटीज इंसिपिडस कहा था। तो देखिए, यहां दो डिफरेंसेस हमने कोट किए हैं, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड। तो देखिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से होती है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस डेफिशिएंसी ऑफ वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में शुगर का लेवल आपके पास ब्लड के अंदर हायर हो जाती है, ग्लूकोज आपके पास यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाती है। यहां पर डायबिटीज इंसिपिडस में ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा
और आपके पास ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर कोई भी लॉस नहीं होती है। हमने वहां पर वर्ड यूज किया था दैट इज पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया होगा डायबिटीज इंसिपिडस में, लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर पॉलीफेजिया भी आपके पास एड ऑन हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का लॉस होगा तो पर्सन को बार बार भूख लगने वाली है। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर हायर ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपको नजर आएगी और कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन यहां पर नजर आती है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में आपको ऐसी कोई भी चीज यहां पर नजर नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के अंदर डिफरेंसेस को याद करिएगा। फिर से एक चीज याद रखकर चलिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होती है, और आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया तीनों चीजें होंगी। भूख भी ज्यादा लगेगी, यूरिनेशन भी वो बार बार जाएगा और प्यास भी उसको बार बार लगने वाली है। डायबिटीज इंसिपिडस में प्यास बार बार लगने वाली है और यूरिनेशन वो ज्यादा जाने वाला है, लेकिन खाना वो बार बार नहीं खाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर आपको क्या क्या नजर आते हैं। नेक्स्ट हार्मोन आपके पास आती है दैट इज दी ग्लूकेगॉन। ठीक है जी, तो ग्लूकेगॉन हमारे पास में जो अल्फा सेल्स थे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के, उन्होंने आपके पास सिक्रीट कर दिया था। किम्बेल और मुरलिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ग्लूकेगॉन को आपके पास में डिस्कवर कर दिया। इस ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब इंसुलिन हमने पढ़ा तो वह हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर हमने कहा था, ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसीमिक कह रहे हैं। हाइपरग्लाइसीमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लूकेगॉन है वो एक काम करती है, जो भी ग्लाइकोजन के स्टोरेज हाउसेज होते हैं उस वहां से आपके पास ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाता है और बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्मेशन आपके पास में करवा कर देता है। तो ग्लूकोज आपके पास ब्लड के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है जब जरूरत से ज्यादा आपके पास में पर्टिकुलर ब्लड के अंदर ग्लूकोज हो गया तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ग्लूकेगॉन आपके पास क्या काम कर रही है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज के अंदर, इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर कहा गया। ये बेसिकली जो ये ग्लूकेगॉन है ये 29 अमाइनो एसिड से बनी होती है और ये बेसिकली इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट काम करती है, एंटागोनिस्टिक एक्शन है बिल्कुल इंसुलिन के। सिंपली है ना, क्यों? क्योंकि आपके पास ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम करने के लिए इंसुलिन चाहिए और ब्लड के अंदर बढ़ाने के लिए ग्लूकेगॉन चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हुए आपने चलना है। तो आपके पास में ये पर्टिकुलर ग्लूकेगॉन कर क्या रहा है? ग्लूकेगॉन कर रहा है बेसिकली आपके पास जो नियोजेनेसिस है लीवर के अंदर, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है ताकि आपके पास ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज करवाया जा सके। सेकंड आपके पास क्या काम, देखिए मैंने यहां चीज लिखी है, इट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज गेटिंग इंक्रीज। सेकंड आपके पास क्या काम करवाती है? इट स्टिमुलेट द लाइपोलिसिस ऑफ द फैट इन द फैटी टिश्यू। जबकि इंसुलिन बिल्कुल उल्टा कर रहा था, वो आपके पास लाइपोजेनेसिस का काम कर रहा था, ग्लूकेगॉन आपके पास लाइपोलिसिस का काम कर रही है। नेक्स्ट, the secretion of the insulin and glucagon is controlled by a limit control feedback system. When the amount of glucose is increased in the blood, the insulin is secreted by the beta cell. As a result of that, when the glucose is reduced in the blood, then the glucagon is secreted by the alpha cell. देखिए सिंपली लॉजिक है, जब भी आपके पास ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो उस दौरान में आपके पास इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ब्लड के अंदर आपके पास ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगी वैसे ही आपके पास में ग्लूकेगॉन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई जी? अब चलिएगा, थर्ड हार्मोन आती है जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये बेसिकली आपके पास जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है उन दोनों के एंटागोनिस्टिकली वर्क करती है, ये पक्का से ध्यान देते हुए चलेगा, और मेनली आपके पास इंसुलिन के एंटागोनिस्टिकली वर्क करती है। लेकिन यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया है, इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो दोनों की सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम सोमैटोस्टैटिन करती है। लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि सोमैटोस्टैटिन जो होते हैं ये बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के, दोनों के एक्शन को कहीं ना कहीं इनहिबिट करवाने का काम करती है। चलिएगा, नेक्स्ट आती है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द पीपी सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर पेनक्रियास। इट बेसिक फंक्शन अभी तक भी हमें पूरी तरह से सच में पता नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है इट कैन कंट्रोल द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से जो आपके पास फूड कंपोनेंट है उनको एब्जॉर्ब करवाने में कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ये आपका हार्मोन जो है ये रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन पूरी तरह से अभी भी इसका एक्शन हमारे पास में पता नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड आती है उसको कहते हैं पीनियल बॉडी या आपके पास में पीनियल ग्लैंड। तो देखिएगा आपके पास ये पीनियल ग्लैंड कहां पर सिचुएटेड है? तो बेसिकली इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द डायनसेफलॉन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर आपको ध्यान हो
तो जब हमने एपिथैलेमस के बारे में पढ़ा था तो हमने एक चीज कही थी कि वहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम पीनियल बॉडी कहते हैं या एपिफाइसिस सेरिब्राई कहते हैं, जो बेसिकली आपके पास एंडोक्रीन बिहेवियर शो करती है और वो एक्टोडर्मली आपके पास ओरिजिनेट होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पीनियल बॉडी के अंदर एंडोक्रीन बिहेवियर शो करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको हम पाइनेलोसाइट्स कहते हैं। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है नर्व सेल्स की, और आपके पास जो सपोर्टिंग इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं या न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं वो भी आपके पास पीनियल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन पाइनेलोसाइट स्पेसिफिकली आपके पास ये एंडोक्रीन बिहेवियर आपको शो करते हुए यहां पर नजर आएंगे। चलिए, तो जो हार्मोन आपके पास पर्टिकुलर पीनियल बॉडी ने आपको सीक्रेट कर दिया उसका नाम है मेलाटोनिन, विच इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। ये मेलाटोनिन बेसिकली जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हीं की बॉडी के अंदर बेसिकली आपको फंक्शन करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए क्या लिखता है, in amphibian and reptile this hormone is related to the metachrosis, that is change in the color of the skin. It affects the melanophores of the skin, thus act antagonistically to the melanocyte stimulating hormone of the pituitary. It fairs the complexion of the skin. अगर आपको याद हो तो जब हमने मिडल पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा था तो मैंने ये एक चीज कही थी कि मेलानिन को स्किन के अंदर पूरी जगह पर आपके पास डिफ्यूज करने का काम आपके पास पर्टिकुलर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करती है, जिसकी वजह से डार्कनेस होती है स्किन की। और आपके पास जो उसके एंटागोनिस्टिकली वर्क करने वाला हार्मोन है उसको मेलाटोनिन कहते हैं, क्योंकि वो आपके पास सारे के सारा मेलानिन को एक सेंट्रल पोजीशन में लेकर आ जाती है ताकि मेलानिन का एक्शन बिल्कुल सेंट्रली हो और पेरिफेरली आपके पास फेयरनेस लाने का काम करता है। तो ध्यान देकर चलिएगा, मेलाटोनिन जो है वो फेयरनेस ऑफ द स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेलानिन को आपके पास में एक तरह से इकट्ठा कर देता है एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर और पेरिफेरी के ऊपर आपके पास में फेयरनेस आपके पास होना शुरू हो जाती है। इसीलिए melatonin of this particular pineal gland is working antagonistically to the melanocyte stimulating hormone of the pituitary gland. अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आपके पास जो पर्टिकुलर मेलाटोनिन है ये एंटीगोनेडियल हार्मोन है, ठीक है जी। अब एंटीगोनेडियल हार्मोन इसको क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि जो गोनेड के द्वारा आपके पास हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसके बिल्कुल एंटागोनिस्टिकली आपके पास ये हार्मोन वर्क करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेक्सुअल बिहेवियर को कहीं ना कहीं आपके पास रिस्ट्रिक्ट करने का काम ये मेलाटोनिन आपको कर दे सकती है। तो देखिएगा यहां क्या लिखता है, this hormone control the sexual behavior in the mammal. It inhibit the sexual irritation and also inhibit the development of the genitalia and their function. दोनों काम कर सकता है। अब देखिए क्या एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बोलता है अगर पीनियल ग्लैंड ऑफ द बॉडी को हमने रैट में से अगर रिमूव कर देखा था तो ऐसे पर्टिकुलर जो रैट थे वो प्रीमेच्योर एडोलसेंस आपके पास में अटेन कर लेते हैं। तो एडोलसेंस पहले ही आ जा रही है जब आपके पीनियल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट और लिखता है, क्या लिखता है, this gland probably control the sexual behavior according to light differentiation, thus it act as a biological clock. It proves that level of melatonin rises during the period of darkness and falls during the period of the light. देखिएगा, जिस दौरान में दिन होगा उस दौरान में मेलाटोनिन की सिक्रेशन जो है वो आपके पास में कम हो जाती है और जिस समय डार्कनेस आएगी उस समय आपके पास मेलाटोनिन की सिक्रेशन जो है वो आपके पास बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके मैं बेसिक आईज को अभी किसी कपड़े से बांध देता हूं तो भी डार्कनेस ही है। इसका मतलब ये हुआ अगर उस समय डार्कनेस का पीरियड अगर चल रहा है तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि जो आपके पास स्किन है वो फेयरर हो जाएगी और जिस समय आपके पास में पीरियड ऑफ आपके पास लाइट होगी उस समय ये चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपके पास स्किन जो है वो डार्कर हो सकती है। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलें। लेकिन क्योंकि आपके पास डार्कनेस जो है वो आपके पास मेलाटोनिन की सिक्रेशन को बढ़ा रही है और आपके पास लाइट इंड्यूस जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं इसकी सिक्रेशन को फॉल करवा रही है, इसीलिए पीनियल ग्लैंड जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम में एक पर्टिकुलर हेल्पफुल आपके पास में ग्लैंड नजर आती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलें। अब देखिए क्या लिखता है, लिखता है द चाइल्ड ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन द नॉर्मल। जो आपके पास चिल्ड्रन ब्लाइंड होते हैं उनके अंदर जो प्यूबर्टी है वो पहले ही आ जाती है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो पीनियल ग्लैंड की अप टू 7 ईयर आपको नजर आएगी
और आपके पास 14 ईयर तक आपके पास इसमें इवोल्यूशन होती रहती है। लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर जैसे ही आपके पास 14 ईयर के बाद में आपके पास लाइफ साइकिल चलेगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स इस पर्टिकुलर पीनियल ग्लैंड के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और ये पीनियल ग्लैंड आपके पास अनफंक्शनल होना शुरू हो जाएगी। और इसी पर्टिकुलर कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन जब पीनियल ग्लैंड के अंदर होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम बेसिकली ब्रेन सैंड का नाम देते हैं या ए सर्वुलाई का नाम देते हैं। तो ये चीज पक्का से ध्यान दीजिएगा कि पीनियल ग्लैंड जब तक बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है तब तक तो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम करती रहती है। स्किन की डार्कनेस और फेयरनेस भी 14 ईयर तक ही इसका मतलब कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद में जो एक बार आपने अटेन कर लिया, वो अटेन कर लिया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा तो कहीं ना कहीं डार्कनेस आएगी, लेकिन अगर वो कम होता रहेगा तो फेयरनेस आपके पास थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाएगी। अब कारण आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो पर्टिकुलर मैक्सिमम डेवलपमेंट है आपके पास पर्टिकुलर जो पीनियल ग्लैंड की है, वो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 ईयर तक हो सकती है, उसके बाद में नहीं हो सकती है। उसके बाद आपके पास में कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, विच इज बीइंग टर्म्ड एज द ब्रेन सैंड और द ए सर्वुलाई, और उसके बाद वो पर्टिकुलर ग्लैंड अनफंक्शनल हो जाएगी। अब एक चीज और पक्का से ध्यान दीजिएगा, ये जो पीनियल ग्लैंड है ये इंट्यूशन की पावर भी देता है। इस पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ द शिवा भी कहा जाता है। तो जिन लोगों का पीनियल ग्लैंड 14 ईयर के बाद में भी आपके पास एक्टिव रहती है, उन लोगों की इंट्यूशन की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का बायोलॉजिकल जो क्लॉक सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है और वो बेसिकली अपने सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने में आपके पास पूरी तरह से एक तरह से सहयोगी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी पीनियल ग्लैंड कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रही है। तो ये भी चीज आपको पक्का से ध्यान करते हुए चलना है।